हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिशर के दृष्टिकोण की बात की थी, जिसको कि व्यावसायिक लेन देन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जिसको नकद शेष दृष्टिकोण भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस दृष्टिकोण को विकसित किया, जैसे कि इसमें मार्शल थे, पीगू थे, किन्स और रॉबर्टसन थे। तो इन लोगों ने फिशर के सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि जो फिशर का सिद्धांत है वह केवल मुद्रा की पूर्ति पक्ष पर ही आधारित है, जबकि यह दृष्टिकोण जो मुद्रा का मांग पक्ष है उसको इग्नोर करता है। तो इस तरीके से जो नकद शेष दृष्टिकोण है या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है वह मुद्रा के मांग पक्ष पर आधारित है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फिशर का दृष्टिकोण था वह मुद्रा के केवल जो विनिमय का माध्यम का जो कार्य है, अर्थात मुद्रा जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, केवल उस पर ध्यान दिया था। अर्थात इस दृष्टिकोण ने कहा कि लोग मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री हुए उन लोगों ने कहा कि मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, बल्कि इसके साथ इसका मूल्य संचय भी होता है। अर्थात लोग इसको भविष्य की आवश्यकताओं के लिए स्टोर भी करते हैं, अर्थात इसको संचित भी करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मुद्रा की मांग का आशय इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है। तो मुद्रा की मांग का आशय है कि मुद्रा को अपने पास रखना, जिसे कि लोग नगद कोषों के रूप में अपने पास रखते हैं। अर्थात एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय का जितना भाग नकद के रूप में रखना चाहते हैं उसे ही मुद्रा की मांग कहा जाता है। अर्थात जो लोगों की आय है उसका कुछ हिस्सा जब वो अपने पास रखते हैं तो केवल उसी हिस्से को ही मुद्रा की मांग कहा जाता है। अब देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध नोटों, सिक्कों तथा बैंकों में जो मांग जमा का कुल योग होता है उसे ही मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। सबसे प्रमुख अंतर यहाँ पर फिशर और कैम्ब्रिज के दृष्टिकोण में है कि फिशर एक पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समयावधि की बात करते थे, जबकि कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, अर्थात किसी एक समय बिंदु की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने देखा था कि फिशर के सिद्धांत में जो वेलोसिटी ऑफ मनी था, अर्थात मुद्रा की जो चलन गति थी, अर्थात मुद्रा की जो एक इकाई है वो कितनी बार यूज़ की जा रही है, इस वेरिएबल को भी उन्होंने अपने सिद्धांत में रखा था। अब चूंकि यहाँ कैम्ब्रिज एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मुद्रा पूर्ति को एक निश्चित समय बिंदु के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो यहाँ पर चलन गति का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, यदि हम इसको मांग पक्ष से देखें, तो यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, इसका अर्थ यह है कि लोग अपनी आय का जो एक हिस्सा है वो अपने पास अब पहले से अधिक संचित करें। तो जो खर्च है, क्योंकि उनके पास जो इनकम बचेगी खर्च करने के लिए वो कम बचेगी, तो इस तरीके से जो खर्च है वो उसमें कमी आएगी। और जब खर्च या व्यय में कमी आएगी तो वस्तुओं का जो मूल्य है उसमें भी कमी आएगी। और हम जानते हैं कि वस्तुओं का मूल्य और मुद्रा का मूल्य एक दूसरे से अविपरीत रूप से संबंधित होता है। तो यदि वस्तुओं के मूल्य में या कीमत स्तर में कमी आएगी तो जो मुद्रा का मूल्य है उसमें वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मांग में कमी होती है तो इसका अर्थ है कि लोग अपनी आय का कम हिस्सा अपने पास नकद कोष के रूप में रख रहे हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात जो व्यय है उसमें वृद्धि होगी। तो व्यय में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो वस्तुओं का मूल्य होगा उसमें भी वृद्धि होगी, और जब मूल्य स्तर में वृद्धि होगी तो जो मुद्रा का मूल्य होगा वह कम होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना समीकरण विकसित किया था। तो सबसे पहले हम मार्शल के समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो मार्शल इसको लिखते हैं m = k y, जहाँ पर m
लोगों के पास मुद्रा की मात्रा है और जो वाई है वो वास्तविक वार्षिक आय है और के को आय का वह के आय का वह भाग है जो लोग अपने पास नकद शेष के रूप में रखना चाहते हैं, अर्थात के उस अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है जो कि लोग अपने आय का एक हिस्सा अपने पास रखेंगे। इस प्रकार से यदि हम उसे दूसरे शब्दों में लिखें तो हम मुद्रा की क्रय शक्ति यदि देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति, जिसको हमने यहाँ पी से प्रदर्शित किया है, इज इक्वल टू के वाई अपान एम। अर्थात यदि हम के वाई में एम से या मुद्रा की मात्रा से भाग दे दें तो हम मुद्रा की क्रय शक्ति का पता कर सकते हैं। तो मार्शल महोदय ने कहा कि यदि एम की मात्रा स्थिर रहे तो के में होने वाला कोई भी परिवर्तन मुद्रा की क्रय शक्ति को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से मार्शल एम के स्थान पर के को अधिक महत्व देते थे और वो बताते थे कि यदि मुद्रा की मात्रा स्थिर भी रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तब भी जो के है अर्थात जो नगदी जो कोष है उसका जो साइज है वो मुद्रा की क्रय शक्ति को प्रभावित करेगा। तो यदि के में वृद्धि हो अर्थात लोगों के जो नकद कोष है उसमें वृद्धि हो तो जो वस्तुओं पर होने वाला व्यय है उसमें कमी आएगी, अर्थात लोग अपने आय का अधिक हिस्सा अपने पास संचित करके रखने लगेंगे, तो वस्तुओं पर जो व्यय होगा वो कम होगा और इस तरीके से मूल्य में भी कमी आएगी और मूल्य में कमी होने के कारण जो मुद्रा का मूल्य है उसमें वृद्धि होगी और इस तरीके से इसके साथ साथ इसके कारण उत्पादन भी कम होगा। अब यदि हम पीगू के समीकरण को देखें तो पीगू लिखते हैं कि P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम, जहाँ पर P मुद्रा की क्रय शक्ति है या इसको मुद्रा का मूल्य भी कहा जाता है और R को वो किसी विशेष वस्तु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह किसी विशेष वस्तु के रूप में प्रदर्शित वास्तविक आय है और K यहाँ पर है वो वास्तविक आय का वह भाग है जो लोग नकद शेष के रूप में रखते हैं और M यहाँ पर मुद्रा की मात्रा है। तो इस समीकरण के माध्यम से पीगू ने भी इसी बात को कहा कि यदि M स्थिर रहे तो K में होने वाला परिवर्तन मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन लाएगा, अर्थात यदि K में वृद्धि होती है अर्थात नगद कोष जो अनुपात है उसमें वृद्धि होगी तो जो मुद्रा की क्रय शक्ति है अर्थात परचेजिंग पावर ऑफ मनी है या मुद्रा का मूल्य है उसमें भी वृद्धि होगी। इसके बाद पीगू ने अपने समीकरण को संशोधित किया क्योंकि बाद में उन्होंने यह भी माना कि जो लोग अपने पास जो नकद कोष रखते हैं उसका कुछ हिस्सा वो बैंकों में भी जमा करते हैं, तो इसलिए जो बैंकों में जमा होने वाला पैसा है उसको भी वो अपने समीकरण में शामिल करते हैं और वो एक संशोधित समीकरण प्रस्तुत करते हैं जो कि P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम और लार्ज ब्रैकेट में C प्लस एच और स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस सी देन लार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो C है वो जनता के पास नकदी को प्रदर्शित कर रहा है और जो H है वह बैंक जमा का वह भाग है जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखता है, अर्थात बैंकों के पास जो भी रुपया जमा होता है, जो भी पैसा होता है उसका वह कुछ हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखते हैं जिसको कि कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। तो इस तरीके से वो इस कैश रिजर्व रेशियो को भी अपने समीकरण में शामिल करते हैं और 1 माइनस सी यहाँ पर कुल मुद्रा का वह भाग है जो लोग बैंकों में जमा करते हैं। तो इस तरीके से पीगू ने अपने समीकरण को संशोधित किया, लेकिन वह यह मानकर चलते थे कि जो सी एच और 1 माइनस सी है वो कांस्टेंट है और इस तरीके से वो के पर अधिक बल देते थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि किसी समय यदि के आर सी तथा एच स्थिर हो जाए तो जो मुद्रा की मांग से संबंधित जो वक्र होगा वो
आयताकार अतिपरवलय का रूप ले लेगा, अर्थात इस मुद्रा की मांग वक्र पर जो मुद्रा की मांग लोच होगी वह इकाई के बराबर होगी। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पर डी जो है वह मुद्रा की मांग कर्व है, और यहाँ पर जो रेड लाइन में S1 S2 S3 खींचा गया यह मुद्रा की पूर्ति कर्व है, और यहाँ पर हमने x अक्ष पे मुद्रा की मात्रा लिया है और y अक्ष पे मुद्रा का मूल्य लिया है। तो पीगू यह भी कहते हैं कि यदि मुद्रा की मांग अपरिवर्तित रहे तो मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में अनुपातिक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि जो मुद्रा का मांग वक्र है वह आयताकार अतिपरवलय के रूप में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा m1 है तो मुद्रा का मूल्य p1 है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ करके m2 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य घट करके p2 हो जाता है, और यदि मुद्रा की मात्रा m3 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य p3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि मुद्रा की मांग पूर्ववत रहे तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन लाएगा। इसके बाद कीन्स ने अपना समीकरण दिया, और यह समीकरण उन्होंने अपनी पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में दिया, जो कि 1923 में लिखी गई थी। तो उन्होंने अपने समीकरण को n = pk के रूप में प्रदर्शित किया। यदि इसको हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं p = n/k, जहाँ पर n चलन में मुद्रा की कुल मात्रा है और p उपभोग की एक इकाई का मूल्य है, और k यहाँ पर उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जिसे लोग नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखते हैं। तो कीन्स कहते हैं कि यदि k को स्थिर माना जाए तो n में जो होने वाला परिवर्तन है वह p में अनुपातिक परिवर्तन लाएगा, अर्थात मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन है वह मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन लाएगा। फिर बैंक जमाएं जो होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए कीन्स ने अपने समीकरण को संशोधित किया, और जो संशोधित समीकरण है वह n = p ब्रैकेट में k + r डैश है, या इसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं p = n/k + r डैश। तो यहाँ पर r जो है वो नकद शेष अनुपात है, अर्थात जो हमने बताया था कि बैंक अपने जमाओं का एक हिस्सा नकद के रूप में रखते हैं जिसको CRR कहा जाता है, और यहाँ पर k डैश जो है वो उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे प्राप्त करने के लिए लोग बैंक में धन को नकद रूप में जमा करते हैं उसको प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन कीन्स अपनी बातों को, जो उनका समीकरण है जो बैंक जमा को ध्यान में रखे बिना जो विकसित किया गया है उसी आधार पर मूल रूप से परिभाषित करते हैं, और वह अन्य चरों को स्थिर मान लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि रॉबर्टसन का समीकरण क्या कहता है। तो रॉबर्टसन का समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m = kpt है, या इसको रीअरेंज करें तो p = m/kt भी लिख सकते हैं, जहाँ पर m मुद्रा की मात्रा है और p सामान्य मूल्य स्तर है, और t यहाँ पर एक वर्ष में क्रय की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा है, और k यहाँ पर नकद के रूप में t का वह भाग जिन पर लोग अधिकार रखना चाहते हैं। तो रॉबर्टसन कहते हैं कि यदि k और t अपरिवर्तित रहे तो m में अर्थात मुद्रा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन p जो कि सामान्य मूल्य स्तर है वह उसमें अनुपातिक परिवर्तन लाएगा। इस तरीके से वो जो फिशर का दृष्टिकोण था कि मुद्रा की मात्रा और प्राइस लेवल में या मूल्य के स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त होता है, और हम लोगों ने आज जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उनके व्यू के बारे में अध्ययन किया। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।